यू हैव टू मेजर इट, आप उसको मेजर करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए कितने टाइप के टेस्ट हैं, कौन से मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो यूनिट 3 मेंशन है, ये कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए। यूनिट 5 में होगा आपका नागार्जुना एंड वाईव्यू के लिए बोल रही हूँ। यूनिट 5 में आप लोग चेक करेंगे गार्डनर्स थ्योरी मेंशन है, आई थिंक 5.2 में मेंशन होगा, 5.2 और 5.3। सो प्लीज चेक इट प्रॉपर्ली, आपके सिलेबस में भी है, आपके बुक में भी है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन आ जाता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? तो इंटेलिजेंस ये क्या नंबर है या फिर कोई एक एज पीरियड है या क्या है? So this is the general ability, ठीक है। This general ability consists of a number of specific abilities। मतलब ये बोला गया कि आपका जो abilities है ना, आप लोग जानते हो आपके पास कितने abilities हैं, आप cognitive abilities में आते हो। अभी cognitive एक aspect है, development है। कॉग्निटिव में आपने पढ़ा था कि थिंकिंग कर सकते हो, रीजनिंग आउट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इतना सारा चीज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो ये सारा जो मिला जुला स्किल्स है, these are the specific abilities skills, ठीक है। स्पेसिफिक एबिलिटी स्किल, आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये तो एक स्पेसिफिक चीज को ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। सपोज आपको बोला गया आप किसी का इमोशंस को समझो, तो अभी आपको उसके इमोशंस से अगर आप कनेक्ट हो गए तो आप उसको समझ लोगे। ऑब्वियस है, अगर किसी का नहीं समझ पाए तो आपको क्या बोला गया कि स्पेसिफिक आप उस पर्सन से कनेक्ट हो सो दैट आप उसको समझ पा रहे हो। जिससे नहीं कनेक्ट हो या नहीं जानते तो उसका आप इमोशन नहीं समझ सकते। तो एबिलिटीज सबकी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल्स में होते हैं। तो वैसे ही आपका जो जनरल एबिलिटीज हैं, जनरल एबिलिटीज मतलब आपका क्या, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज। इस जनरल एबिलिटीज के विद इन बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। तो स्पेसिफिक एबिलिटीज में पहला चीज हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस में क्या चाहिए। इंटेलिजेंस में एक वर्ड आता है एडेप्टेबिलिटी। क्या आता है? एडेप्टेबिलिटी। अभी बोलो एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी को ग्रहण करना, कोई चीज को ग्रहण करना। आप बोलोगे कि आप इस एनवायरनमेंट में रहते हो, तो इस एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं आप उसको एडेप्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग आप याद करो, पियाजेस का कंसेप्ट हो, वहां पे दो वर्ड्स थे, एक था आपका एसिमिलेशन, दूसरा था आपका एकोमोडेशन। सो एसिमिलेशन एकोमोडेशन उसी के अकॉर्डिंग था। एसिमिलेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एकोमोडेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट है बट कोई काम पे नहीं आ रहा, आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो, उसको भूल के नए इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करना, वहां पे रखना, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन ऑक्युपाई करेगा जो ओल्ड इंफॉर्मेशन का प्लेस को। तो ये था एकोमोडेशन। तो यहाँ पे और एक वर्ड ऐड हो गया इंटेलिजेंस में, एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी टू ए न्यू एनवायरमेंट or to the change in the current environment. Capacity for knowledge and the ability to acquire it. Capacity for reason and abstract thought. Ability to comprehend relationship, ability to evaluate, judge, capacity for original and productive thought. तो इतना चीज आपको इंट्रोडक्शन में देना है। तो क्या मेंशन किया, अच्छे से पढ़ो। पहला तो पॉइंट है कि यहाँ पे ब्रेक करके हमने क्या रखा, कॉमा रखा। कॉमा होने से टोटल फुल स्टॉप नहीं होता, कुछ पॉइंट के लिए हम पॉज लेते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी टू ए न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी न्यू करंट एनवायरनमेंट, आप जिस परिस्थिति में हो, जिस आबोहवा में हो या फिर क्या पर्यावरण में हो, उसमें आपको अडेप्ट करना पड़ता है, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा ना। सो बैलेंस रखने के लिए आपको क्या करना है, न्यू स्किल सीखना। अगर बैलेंस रख लिया उसके बाद क्या करोगे, कैपेसिटी है कि नहीं चेक करते हैं। तो कैपेसिटी फॉर नॉलेज मतलब नॉलेज एक्वायरिंग करना, जो नॉलेज आपको मिल रही है, न्यू नॉलेज मिल रही है, उसको ग्रहण करना, सीखना। कैपेसिटी फॉर रीजन, कोई चीज का रीजनिंग आउट करना कि ये चीज कैसा होगा, क्यों होगा, कैसे सॉल्व करे वो चीज। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अभी आपको जनरल थॉट नहीं बोला गया, एब्स्ट्रैक्ट थॉट बोला गया। मतलब देखो पूरे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद दिस ये लाइंस एंड वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम गैदर कर रहे हैं। फिर आया एबिलिटी टू कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड हम लोग पढ़े थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो डिटेल नहीं पढ़े, बट थिंकिंग में एक पार्ट में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा था। उसमें कंप्रीहेंशन आपके नॉलेज के ऊपर था, कंप्रीहेंशन पॉइंट। तो कंप्रीहेंड मतलब क्या होता है, एक्सपांडिंग, कोई चीज को अच्छे से उसका क्या करना, एक्सप्लेनेशन देना या फिर उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना, बताना। तो यहाँ पे देखो एबिलिटी टू कंप्रीहेंड रिलेशनशिप, एबिलिटी टू इवैल्यूएट, अभी मूल्यांकन कर सकते हो आप,
आपको इंटेलिजेंस से क्या-क्या मिल रहा है? आप एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी चीज़ को एक्सपांड कर सकते हो, आप किसी चीज़ को समझ सकते हो, न्यू नॉलेज को ले सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, जजमेंट देना किसी को आप परख सकते हो कि वो सही है या गलत। कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल, आप हमेशा खुद को ओरिजिनल वे में प्रेज़ेंट कर सकते हो एंड प्रोडक्टिव थॉट को जनरेट कर सकते हो। जो सबके लिए सही हो, ऐसे थॉट को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अभी देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है, मीनिंग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके, थैंक यू। चलो चलो चलो। इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी। क्या मैंने बोला, अभी बोला था, पहले भी यही लाइन था कि ये एक जनरल एबिलिटी है और कैपेसिटी है। इसके अंदर से जो स्पेसिफिक पॉइंट तक आप जा रहे हो ना, एक पॉइंट में क्या आया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करोगे। अच्छा, मैं कलर चेंज करती हूँ, आई थिंक आप लोगों को इशू होगा वरना। एक पॉइंट में आया क्या, कि आपने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किया। दूसरे पॉइंट में आप लॉजिकल थिंकिंग भी कर रहे हो। तीसरे पॉइंट में आप न्यू नॉलेज को कैरी कर रहे हो। चौथे पॉइंट में आप किसी को जज कर रहे हो। आप पांचवें पॉइंट में आप किसी को मूल्यांकन कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, रियल पॉइंट पे रह रहे हो। तो ये देखो, ये अगर टोटलिटी में क्या हो गया, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस एक जनरल पॉइंट है, बट अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज को स्पेसिफिक वे से कर रहे हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? ये हो गया आपका क्या, बीच का पॉइंट हो गया जनरल, क्योंकि हम इंटेलिजेंस अपना दिमाग का यूज करके ही इतना सारा काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट ये सारे वर्क को हमने बोल दिया स्पेसिफिक। तो इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जनरल कैपेसिटी है। कॉन्सियसली देखो, चेतनाहीन नहीं होना है, चेतना मुक्त होना है। मतलब आपका चेतना रहेगा। ठीक है? कॉन्सियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट। अगर देखो आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप एब्रोड जा रहे हो, ठीक है? एब्रोड जाके आपको कितना सारा एडजस्टमेंट करना है। अगर आप वहाँ पे जाके कुछ समझ ना सको एंड आपको बहुत सारा वर्क है, बट आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे, आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आपका दिमाग अगर काम ना करे तो क्या आप सब कुछ कर पाओगे? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि का चाहिए। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें पता चलेगा कि मैं इसके पास जाऊँ तो मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं जाऊँगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये होता है आपका न्यू रिक्वायरमेंट, मतलब जो नए चीजें हैं उसकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से खुद को ढलना। तो ये भी एक एबिलिटी है। सो इट इज ए जनरल मेंटल एडेप्टेबिलिटी। ये क्या है, जनरल मेंटल एडेप्टेबिलिटी है आपका दिमागी, दिमागी जो भाषाम्य बोलते हो ना, दिमागी एक बैलेंस है जो कि आप न्यू एनवायरनमेंट के साथ, न्यू प्रॉब्लम्स और न्यू कंडीशंस ऑफ लाइफ के साथ एडजस्ट करते हो। आपके एनवायरनमेंट मतलब आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीज देख रहे हो उसके विद इन ही आप रह रहे हो, कनेक्शन है। We have connection, lot of connection with the environment, with plants, with the flowers, with fruits, with shelter, with clothes, everything सबके साथ है। even if the person who surrounds us, जो आपको ऐसे घेर के रखा है या फिर आपके सराउंडिंग में है। ओके, इन पर्सन के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है। अभी देखो, जितने पर्सन जितना चीज है मतलब आपके साथ, तो वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप अपने न्यू नॉलेज एंड थिंकिंग और इंटेलिजेंस के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसमें आप क्या हो सकते हो, सक्षम हो सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए। अभी देखो डेफिनेशन दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टर्न, STERN, स्टर्न, ठीक है? अकॉर्डिंग टू स्टर्न कैसे लिखना है आपको पता है? आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है, इधर बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसे मेंशन्ड है बिकॉज सिस्टम में होता नहीं है इतना टाइप करना। सो इधर आपको लिखना है, देन यहाँ एंड करके इन्वर्टेड कॉमा को एंड करना है। ठीक है? सो देखो, अकॉर्डिंग टू स्टर्न इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सारी चीज़ों का हम बोल सकते हैं एक बैलेंस। जैसे कि आप देखो, एग्रीगेट में मेरा आज इतना परसेंट रहा, मेरा 5 सब्जेक्ट था 10th में या फिर 8th में या 7th में। ठीक है? एक बच्चे का 5 सब्जेक्ट था क्लास में, तो वो एग्जाम दिया, एक में उसने 60 रखा, एक में उसने 70 रखा, एक में उसने 80 रखा। तो बोला जाएगा इसका एग्रीगेट निकालो। ठीक है? 5 सब्जेक्ट वैसे रैंडमली पकड़ लो, एक में 50, एक में आप 150 नहीं है, ये 50 है।
और एक में फिर से वो 60 रखा, तो आप टोटल करते हो, टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 करते हो। 5 करने से क्या आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो कि सबका एक इक्वल परसेंटेज पे डिवाइड करता है। तो वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं एग्रीगेट। तो आपके लाइफ में जितना सारा चीज़ चल रहा है जिसको आप इंटेलिजेंस से सॉल्व कर सकते हो, तो उसको आप एग्रीगेट कर लो। जैसे कि मुझे थोड़ा सा दिमाग चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, जजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, तो हर एक चीज़ को आप जोड़ के जब करते हो तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। देखो ग्लोबल बोला गया, ठीक है, ग्लोबल मतलब ये क्या होता है, ओवरऑली जो चीज को हम देखते हैं उसको हम ग्लोबल बोलते हैं, बिकॉज इससे मल्टीपल वर्क सॉल्व होता है, तो ये है ग्लोबल। ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, क्या करना है, एक्ट करना है पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हीज एनवायरमेंट। आपको बोला गया आपके एनवायरमेंट में आप रह के कोई एक एक्टिविटीज को कंप्लीट करोगे तो पर्पसफुली करना है, उसका एक कोई रीजन होना चाहिए। हर एक काम का कोई एक मकसद होता है, रीजन होता है, जिसके पीछे आप उसको अगर सॉल्व करने को लगो तो आपको इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो पर्पसफुली आप उसको थिंक करोगे, डील करोगे उसके साथ, जैसे कि वो इफेक्टिवली हेल्प हो, इक्वली सबको यूजफुल लगे, ऐसा चीज करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्न उन्होंने ये बोला। देखो अकॉर्डिंग टू राइवन बोल सकते हो, रिवन भी बोल सकते हो, रिवन, ठीक है, राइवन भी बोल सकते हो, रिवन भी बोल सकते हो, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग रिवन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज द पावर व्हिच एनेबल्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम। देखो ये इजी है, बहुत इजी है। इंटेलिजेंस क्या है, एक पावर है, एक शक्ति जैसा है, जो कि हमें क्या देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का क्षमता देता है, एंड टू अचीव आवर पर्पस। आपका जो पर्पस है मतलब गोल है, ठीक है, आपका जो गोल है या एम है उसको फुलफिल करने के लिए वो हेल्प करता है। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए, आपका गोल कैसे आपको मिल जाए, उसके लिए जो आप यूज करते हो वही आपका इंटेलिजेंस है। सम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, अभी देखो जो बोला जाए कि सम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, ये मतलब होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके ओके, इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा मैंने अच्छे से नहीं लिखा। देख क्वेश्चन कर रहे थे कल, किसी ने भेजा था मैम नेचर एंड नर्चर का क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, ये शॉर्ट क्वेश्चन बुक में मेंशन है। तो बच्चे नेचर एंड नर्चर के ऊपर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, और जो भी आता है आप लोग उसको क्या कर सकते हो, खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड, कॉन्सेप्शन पीरियड टू टिल जो भी वो मैचुरेशन इस पॉइंट तक आता है, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है अपने सेल को। अभी भी देखो आपके बॉडी के विद इन ना सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, एनर्जी नीड कर रहा है, ऑक्सीजन नीड कर रहा है, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, एनर्जी भी ले रहे हो, कैसे ले रहे हो एनर्जी को, खाना खा रहे हो, है ना। तो ये जो चीज होता है ये आपके हेरिडिटी की वजह से ही हो रहा है, हेरिडिटी है एंड उसके साथ एनवायरमेंट है। जब हेरिडिटी का बात आ जाता है तब कैरेक्टर्स के बात आते हैं, बस इतना को आप एक्सप्लेन करोगे। एंड एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं बता रही हूँ द रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे बोला गया बुद्धि के साथ नेचर और नर्चर का रिलेशनशिप क्या है। नेचर मतलब आपका क्या है, जो नेचर आप बोलोगे कि नेचर मतलब हो गया आपका एनवायरनमेंट, नहीं, नेचर मतलब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे है नेचर मतलब हेरिडिटी। जो आपका कैरेक्टर है वो कहाँ से आपको मिलता है, आपके पेरेंट्स से मिलता है, बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के थ्रू मिलता है। अभी जीन के थ्रू आ रहा है या फिर क्रोमोसोम के थ्रू आ रहा है, इसको हमने बोल लिया हेरिडिटी। एंड हमने बोला नर्चर, नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट, जो कि आपको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपको घर दे रहा है, खाना दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, मतलब आप रहने के लिए भी, इवन इफ आप क्लॉथ नीड करते हो पहनने के लिए, तो वो कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो, वो भी आप एनवायरनमेंट से लेते हो। ये जेनेटिकली तो आपके बॉडी में नहीं आया ना, क्लॉथ तो बनाना पड़ता है बाहर से, सो वो भी एनवायरनमेंट दे रहा है। तो ये सारा जो चीज़ है इसको हमने नेचर एंड नर्चर बोला। तो नेचर एंड नर्चर का जो रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस के साथ क्या है, इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो अभी बोलोगे किसी का आईक्यू किस पे डिपेंड करता है, जैसा आपने बोला था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसको किसने दिया था, आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, वो मुझे लास्ट में आप आंसर दोगे कि ये कंसेप्ट किसने डिस्कवर किया था, D इक्वल्स टू एच इंटू ई, ये किसने डिस्कवर किया है, ये कंसेप्ट को किसने दिया है, मुझे लास्ट में बताओगे, अभी नहीं बताओगे, ठीक है। देख ये देखो इंटेलिजेंस भी क्या है, अभी डी मैंने लिखा था D इक्वल्स टू एच इंटू ई, अभी इस चीज को D को आप क्या करोगे, इरेज कर दोगे, क्या करें हम,
डी को हम क्लियर करके यहाँ पे लिख देते हैं, इंटेलिजेंस इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस भी क्या है, इंटेलिजेंस भी एक तरह का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, एक तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इस डेवलपमेंट को भी कंप्लीट करने के लिए हमें दो प्रकार का चीज चाहिए, या फिर दो प्रकार का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज योर जेनेटिक्स और हेरिडिटी। तो आप देखो एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो, उसके माता पिता कैसे इंटेलिजेंट थे उस अकॉर्डिंग। हम बोलते हैं ना इसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर थे, तो हम ये भी थिंक कर लेते हैं कि बच्चा भी उतना ही कमज़ोर होगा। बट कभी कभी होता है बच्चों में इंटेलिजेंस पावर आ जाते हैं। कैसे आते हैं, तब बोलोगे नहीं ये जेनेटिकली जो पहले के लोग थे उनसे कभी कभी आ गया होगा, है ना, बाई चांस बोल देते। तो ये जेनेटिक्स भी है प्लस एनवायरनमेंट भी है। कभी कभी होता है आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट सराउंडिंग ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, आप इंटरेस्टेड हो गए, मोटिवेटेड हो गए, एंड आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में। तो ये मिला जुला एक रिएक्शन है, मिला जुला एक रिएक्शन है जहाँ पे एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों ही एक साथ काम करते हैं। जैसे वो काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वैसे बुद्धि के लिए भी वो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया। नेक्स्ट देखो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। अभी बोलोगे ना ये इंटेलिजेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या ये सब में सेम है? आप बोल सकते हो क्या सबका आईक्यू सेम होता है, बोल सकते हो क्या? नहीं, आईक्यू सबका डिफरेंट है। आज आईक्यू के ऊपर में मैं पढ़ाऊंगी, आईक्यू पे बहुत क्वेश्चन आया है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो, इसी के ऊपर बात करें तो देखो क्या मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे बांटा गया है इंटेलिजेंस को। इंडिविजुअल्स डिफरेंस इज प्रेजेंट। क्या है, इंटेलिजेंस के पास एक चीज होता है कि इंटेलिजेंस सबका सेम नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। दैट मीन्स ये किस पे निर्भर करता है, लोगों के या बच्चों के बिहेवियर के ऊपर, बच्चों के जो भी एबिलिटीज के ऊपर। दैट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे लोग अलग अलग हैं। आप मुझसे अलग हो, मैं आपसे अलग हूँ कुछ पॉइंट पे, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंटेलिजेंस डिसाइड होता है। सो ये मेजोरिटी आर, मतलब आप पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में देखो तो आप कौन से कैटेगरीज में मैक्सिमम लोगों को पाओगे, कौन से, मतलब इंटेलिजेंस के कौन से लेवल में हम मैक्सिमम लोगों को पाते हैं। अच्छा सपोज मैं आपको हिंट देती हूँ। ठीक है, एक क्लास में सपोज ऐसे करके थिंक कर लो कि 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन द क्लास। ओके, maximum students are average type. Why they are average? Because they got 70% marks in their exams. ठीक है, उनको कितना मिलता है, उनको 70% मिलता है। 1 or 2 students secured only 80 or 90%, and other other 4 to 5 students secured only 40% और below 40 also. सो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि कुछ बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चों को मिला 80 to 90%। यहाँ पे मैंने 8 to 9 लिख दिया, सॉरी, 80 to 90%, 2 to 3 स्टूडेंट्स 80 to 90%, और मैंने बोला 4 to 5 स्टूडेंट्स को मिला बिलो 40, तो बिलो 40% और कुछ को मिला कि टोटल जितने भी रह गए, देखो कितने बच्चे, अगर मैं 8 बच्चों को छोड़ देती हूँ तो 12, और 12 बच्चों को कितना मिला, दैट इज 70%। तो 70% इज द एवरेज, 70%, 60-70% को हम एवरेज मानते हैं। ठीक है, एवरेज मानते हैं, जहाँ पे बच्चा फर्स्ट क्लास में तो है बट वो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट्स में आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बिलो 40 दे आर डल, दे आर डल, उनको हम डल बोलेंगे, बिकॉज ये लोग एवरेज मार्जिन पे भी नहीं आ रहे, ये एवरेज में भी नहीं है, ये सारे वीक स्टूडेंट्स हैं। जो 80 to 90% वाले हैं इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर एक्सेलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 90% आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखो वही चीज़ को बताया गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेजोरिटी आर, क्या देखा आपने क्लास में, हमेशा 1 या 2 ही पर्सन होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड में आते हैं, बाकी सारे पर्सन नॉर्मल रेंज में आते हैं, जैसे कि 60, 70, 75, 72, 71 ऐसे पर्सन में होते हैं। सो दे आर एवरेज, तो इसलिए बोला गया मेजोरिटी आर एवरेज, फ्यू आर ब्राइट, ब्राइट मतलब 80 to 90%, एंड फ्यू आर डल जो बिलो 40%। समझ आ गया? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस का ग्रोथ किस एज में बहुत अच्छे से हो जाता है। सो आप जानते हो कि इंटेलिजेंस का टोटल ग्रोथ हम बोल दे तो ये 1920 में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको आती है, तो उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लो ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस
कब होता है इसका ग्रोथ? एज पर द एज, एज पर द एज ये अलग अलग है। अगेन यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं, ठीक है। कोई एक बच्चा, उसका आईक्यू लेवल बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज था, जस्ट लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो इन लोगों का आईक्यू लेवल बहुत बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आइंस्टाइन हो गए, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे ऐसे पर्सन थे कि जिनका आईक्यू लेवल बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज था, फास्ट था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि बचपन में बहुत ही नॉर्मल से थे, बट आगे बढ़ के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। तो उनका आईक्यू लेवल क्या हुआ, धीरे धीरे इंटेलिजेंस और आईक्यू का ग्रोथ हुआ, उनका इंटेलिजेंस पावर और बुद्धि का विकास हुआ। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि एज पर द एज ये चेंज होता है, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम। ये कब अपना मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है या पहुंच जाता है, जब आपका एज इन बिटवीन 16 to 20 ईयर्स का होता है, तब तक। देयर आफ्टर हॉराइजेंटल ग्रोथ कंटिन्यूज। हॉराइजेंटल मतलब क्या होता है, जब आप बैलेंस में रहो। दैट मीन्स देखो, अभी आप लोग 20 प्लस में हो, हाँ, सारे बच्चे तो 20 प्लस में होंगे और उससे कम कोई नहीं होगा। तो आप लोगों का अभी आईक्यू अगर एवरेज में है, स्टिल आप और कोई भी ग्रोथ शो नहीं करेंगे, ठीक है। किस रिलेटेड? आपके आईक्यू के रिलेटेड। आप जितना आपका एवरेज है ना, कॉग्निटिव है या फिर आपका थिंकिंग एबिलिटी है, वो स्टिल आपका जब तक डेथ नहीं होता उतना ही रहेगा। आप एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सकते हो, बट आईक्यू में चेंजेस और नहीं आएंगे। अप टू 20 तक ही जो चेंजेस आना था आ जाता है, ठीक है। इतना था। देखो, इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस अभी बोला जाता है बहुत सारी चीजों में कि इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस जो भी है ना, इसका कोई रिलेशन है। बहुत लोग बोलते हैं, अरे वो तो लड़की है, उसका इंटेलिजेंस पावर बहुत ही वीक है, ठीक है ना। अब वो लड़का है, उसको घर का काम नहीं आता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अभी चेंजेस हैं। तो हम बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेक्स। सेक्स जो भी मेल एंड फीमेल डिसाइड होता है कि इससे ये है, तो उसके साथ इंटेलिजेंस का कोई भी रोल नहीं है। इट इज नॉट ए बर्थ राइट ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और ग्रुप। ऐसे आप किसी को भी डेजिग्नेट कर सकते हो क्या कि उसका इंटेलिजेंस पावर बहुत वीक होगा बिकॉज वो बिलोंग करता है मुस्लिम कैटेगरी से, या फिर वो बिलोंग करता है एससी से। ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एपीजे अब्दुल कलाम का मतलब एग्जाम्पल दिया, विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया, प्लस मैंने आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल दिया। हर एक पर्सन का देखो कैटेगरी अलग अलग था, कैटेगरीज अलग अलग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बट उनका इंटेलिजेंस पावर, आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। समझ आ गया? द ब्राइट एंड द डल, जो ब्राइट है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड डल जो वीक है, कैन बी इन एनी रेस, कोई भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, कोई भी कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं। द डिफरेंस मे बी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे साथ भी बच्चे पढ़ते थे एंड मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनमें से भी कुछ ऐसा इशू होता था कि मे बी वो बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैजुअल सा चीज़ है जो सबके साथ होता है। बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छे मार्क्स रखते थे, मतलब सिक्योर करते थे, जस्ट लाइक मैथ्स में 100 to 100, ऐसे ही पूरा फुल मार्क्स रहता था, जीके इंग्लिश सब। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका ये सारा जो एबिलिटीज था वो वीक होने लगा। क्यों? मे बी देर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हर और हिम, जो भी बोल सकते हो। क्या हो सकता है, जैसे खाना पीना, ठीक है, उसको कुछ खाने का मन होगा, उसका चाहत कोई बढ़ गया है, या फिर उसको कुछ मतलब फैशन वाला करना है, फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वो उस लाइन पे जाएगा। तो पढ़ाई में मन नहीं है, उसको गेम्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, या आईक्यू इंटेलिजेंस अच्छे नहीं लगते, इंटेलिजेंस पावर दिखाना, उसको डल टाइप रहना अच्छा लगता है, इंट्रोवर्ट रहना अच्छा लगता है, या फिर मे बी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो सकता है ड्रग्स से, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, या फिर लव का चक्कर हो सकता है। तो इतना सारा चीज़ है जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चों को कि उनका आईक्यू बचपन में अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, वो वीक हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ है, जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में चल रही है, सराउंडिंग में है, वही इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वही आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो आप लोग अभी से समझ जाओ, ठीक है। इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी। देखो, अभी मैं आपको यही बोलने वाली थी, इंटेलिजेंस को आप मेमोरी अगर समझोगे तो ये मेमोरी नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी, ये मेमोरी नहीं है। इवन विदाउट मेमोरी इंटेलिजेंस इज पॉसिबल। आपके पास कोई भी चीज का स्किल नहीं है, ठीक है। एबिलिटी एंड स्किल दोनों अलग होते हैं। स्किल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, एबिलिटी खुद से आता है, इनबॉर्न कैरेक्टर है, ठीक है। बस उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरनमेंट,
ठीक है? तो अभी देखो, अगर एक पर्सन को मैं बोलूँ कि तुमको तो ये चीज़ याद था, फिर भी तुम क्यों नहीं कर सका? मतलब मुझे ये इस फ़ील्ड में ही याद है ना, मैं स्पोर्ट्स फ़ील्ड में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। अगर स्पोर्ट्स से निकल के मुझे मैथमेटिक्स ओलंपियाड में घुसा दोगे, तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स ओलंपियाड में टोटली इंटेलिजेंस बेस्ड होगा एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स में गेम्स बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट थिंग में हम चीज़ों को एट ए टाइम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। सो मेमोरी अलग चीज़ है एंड इंटेलिजेंस अलग चीज़ है। एक पर्सन का मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी इंटेलिजेंस है, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बट अगर मेमोरी है एंड उसी को यूज कर रहा है, तो उसको हम मेमोरी इंफॉर्मेशन बोलेंगे, वो इंटेलिजेंस नहीं होता है। आप जैसे एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर होके जाओगे, कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो सिर्फ पढ़ के जाएंगे एंड उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आइडियाज ले रहे हैं एंड अपना इंटेलिजेंस यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन दे के आएंगे। तो डिफरेंस उसी में आता है, ठीक है? तो इंटेलिजेंस एंड मेमोरी दोनों ही अलग चीज है। बुद्धि और आपका जो स्मृति है, जो आप स्टोर करते हो इन्फॉर्मेशन को, जहाँ पे वो दोनों चीज अलग होते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी दोनों टाइप के पर्सन्स को आप जानते हो, हाँ? कुछ बच्चे होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट वाला बिहेवियर करते हैं। दोनों का बिहेवियर में ही आपको पता चल जाता है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन एबनॉर्मल है। तो ये दोनों में ही देखने को मिलता है। देखो, अभी आ जाते हैं फैक्टर थ्योरीज नेम्स। अभी पहले नाम याद रखेंगे, पहले क्या करेंगे, नाम याद रखेंगे, ठीक है? पूरा स्टोरी। अभी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे याद रखोगे। फर्स्ट वन, यूनिट फैक्टर थ्योरी। और यूनिट फैक्टर थ्योरी को हम बोल सकते हैं, अच्छा, जब भी आप बोलो कि मैम यहाँ पे तो यूनिटरी थ्योरी लिखा गया है, ये तो यूनिट फैक्टर कहीं पे नहीं लिखा है। अरे बाबा, मैंने ऊपर क्या लिखा है देख लो पहले अच्छे से। ये है आपका हेडिंग, फैक्टर मेंशन है ना, फैक्टर। फैक्टर मतलब यहाँ पे यूनिट फैक्टर, और इसको यूनिटरी और मोनार्किक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्किक, मोनार्किक थ्योरी। ठीक है, पहला नाम याद हो गया। बार बार रिपीट करो अपने माइंड में, रिकॉल करना है। अगर पेपर पड़ा हुआ है तो पेपर में 2 3 बार लिख लो, याद रह जाएगा। सीक्वेंस याद रखना है, यूनिटरी थ्योरी और यूनिट फैक्टर थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी। दिस वन इज फर्स्ट। सेकंड में चलो, सेकंड थ्योरी क्या है? सेकंड थ्योरी आपका है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इजी नेम में आ जाओ, मल्टी फैक्टर थ्योरी और एनार्किक थ्योरी। देखो, मोनार्किक थ्योरी, देन आया एनार्किक थ्योरी, ये हो गया आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑल्सो। मतलब एनार्किक थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मल्टी फैक्टर थ्योरी। अभी देखो मैम, आप तो बोली थी 2 फैक्टर थ्योरी भी है, तो ऑब्वियस है, बट एक सीक्वेंस में जिसका जब डिस्कवरी हुआ था। अगर सीक्वेंस गड़बड़ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस याद रखना है किसने डेवलप किया। तो पहले हमने पढ़ लिया यूनिट, नाम पढ़ लिया, यूनिटरी थ्योरी, मोनार्किक थ्योरी, देन एनार्किक थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी। अभी देखो एक पर्सन आए, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक थ्योरी। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक थ्योरी। स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी और इलेक्ट्रिक थ्योरी। अभी देखो इसके बाद जो टर्म आ रहा है, थर्स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या है? थर्स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समझ आ गया? थर्स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, 4 फैक्टर थ्योरी पहले पढ़ो। पहले सारे फैक्टर्स थ्योरी मैंने दिए हैं, इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोग याद भी नहीं रख सकते हो, इतने थ्योरीज हैं। ठीक है, देखोगे कितने थ्योरीज हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ तक था। अभी देखो कॉग्निशन थ्योरीज, कॉग्निशन थ्योरीज से यहाँ पे आपको और भी 6 7 थ्योरी मिलेंगे, जो कि आपके बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं है, बट एग्जाम्स में आते हैं। ये देखो गिल फैक्टर, सॉरी गिलफोर्ड्स, गिल फैक्टर बोल रही हूँ, गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल बोल सकते हो और इंटेलेक्ट मॉडल बोल सकते हो। तो ये मॉडल में ऐसे सीक्वेंस में क्यूब को बांटा गया है, तो उसको पढ़ना है। वर्नॉन्स हायरार्किकल थ्योरी, ये एग्जाम्स में अभी आ रहे हैं, बट आपके बुक में मेंशन ही नहीं है। सोच लो कि क्या क्या करना है। ठीक है, इसको आप अगर कम पढ़ के जाओ इट्स ओके, बट फ्यूचर के लिए पढ़ लेना, नोट्स बना के एटलीस्ट रख देना। ठीक है, नोट्स बना के रख दो। अभी चलो एक एक थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। जो 4 थ्योरी पहले इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी इज नोन एज यूनिटरी थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी। स्टोरी जैसा याद रखना है। देखो अब स्टोरी मैं बताती हूँ। इंटेलिजेंस जिस थ्योरी में एक फैक्टर हो दैट इज कॉल्ड 1 फैक्टर थ्योरी। सिंपल सा चीज, जिस थ्योरी में एक फैक्टर हो, एक एकक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 फैक्टर थ्योरी।
वन फैक्टर थ्योरी किस पे बिलीव करता है? इट बिलीव्स ऑन यूनिवर्सल फंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑल एस्पेक्ट। इसने बोला जो यूनिवर्सल, जो ट्रूथ होता है, मतलब ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल पॉइंट जो सबके लिए चाहिए, सबके लिए काम पे आए, ठीक है, सबके लिए काम पे आए, आपके सारे एस्पेक्ट्स को वो डेवलप करने के लिए हेल्प करे, ऐसी चीज को हम बोलेंगे। मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही फैक्टर है जो सारे डेवलपमेंट को पॉसिबल करता हो, हेल्प करता हो, उसको हम वन फैक्टर थ्योरी बोलेंगे। इंटेलिजेंस कैन बी यूटिलाइज, यहाँ पे बुद्धि कैसा यूज होता है ना, इंटेलिजेंस कैन बी यूटिलाइज इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। किसका जो इंटेलिजेंस है, वन फैक्टर बोला गया ना, एक फैक्टर बोला गया इंटेलिजेंस को, तो उसका जो मतलब वैल्यू है या फिर उसका जो एबिलिटी है, वो लाइफ के हर एक चीज में यूज हो सकता है, जीवन में हर एक काम पे यूज होगा। इट हैज सम ड्रॉबैक्स, इसमें कुछ गलतियां भी रही हैं, क्या है? सच एज सम सिचुएशन इट डजंट सूट, सॉरी, सूट वेल, मतलब स्वीटेबल हो जा रहा था, स्वीट वेल हो जाता फंबल कभी कभी, सॉरी फॉर दैट। सो इसने बोला कि कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें ये स्वीटेड नहीं होता है, मतलब बेसली सुइटेबल होना चाहिए ना उस चीज के अकॉर्डिंग, तो नॉट स्वीटेड वेल, ठीक है, नॉट स्वीटेड वेल। तो ये चाइल्ड में हैव गुड इंटेलिजेंस ऑफ मैथ, अभी देखो इसी में हम यूज करेंगे। अच्छा बोलो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा मतलब जब मैं 10th में थी तो मेरा मैथ्स अच्छा होता था, साइंस अच्छा होता था, जो कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होता था, बट मेरा बायोलॉजी अच्छा नहीं होता था, ठीक है, एंड मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा होता था, ज्योग्राफी अच्छा नहीं होता था। तो सोचो किसमें मेरा इंटेलिजेंस अच्छा होगा? होता ना सबका फेवरेट सब्जेक्ट, वैसे देखो फेवरेट क्यों बना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटेलिजेंस क्या बोलता है एंड एनवायरनमेंट क्या बोलता है, तो उस पर डिपेंड करता था कि वो सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, बुक्स का राइटिंग स्टाइल कैसा है, बुक में कितने पिक्चर्स हैं, बिकॉज हम लोग छोटे थे, एंड हमने उसको कैसे रिसीव किया, तो उस अकॉर्डिंग ये सारा फेवरेट बन जाता है, एंड आईक्यू भी उसी अकॉर्डिंग डेवलप होता है। इसलिए मैथ्स मेरे अच्छे थे, केमिस्ट्री मेरा अच्छा था, फिजिकल इज ओके ओके, बट मेरा बायोलॉजी अच्छा नहीं था। बट अभी देखो बायोलॉजी में ही मैंने ऑनर्स लेके पढ़ाई किया है, बट मैथ्स में वीक हो गई अब। तो ये होता है कि जब आपका इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं आपके इंटरेस्ट को, आईक्यू को, वो क्या करता है, मैनेज करता है या फिर नरिश करता है, इतना ही बोलना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया ये चाइल्ड may have good intelligence of मैथ में उसका इंटेलिजेंस है, बट मे बी पोर इन सिविक्स, ठीक है, सिविक्स मतलब नगर विज्ञान, नगर विज्ञान में वो वीक हो सकता है। इसी से क्या हो गया, इस रीजन से कि एक फैक्टर है, मतलब एक जगह में अच्छा काम करेगा, दूसरा में थोड़ा कम काम करेगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, द यूनिटरी थ्योरी स्टैंड रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। समझ आ गया यूनिटरी थ्योरी, ठीक है। यूनिटरी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मोनार्किक थ्योरी और यूनिट फैक्टर थ्योरी, ठीक है। एक फैक्टर है जो कि बोला गया कि लाइफ के हर एक डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि इट नॉट स्वीटेड वेल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये स्वीटेड नहीं करता, इट इज नॉट स्वीटेड वेल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सो दैट इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो एनार्किक थ्योरी आ गया, मोनार्किक का ऑपोजिट में सोच लेना, ठीक है। एनार्किक थ्योरी क्या है, इसमें ना वन फैक्टर उसमें यूज किया था, तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल फैक्टर। टू बाद में आएंगे, टू में बाद में आएंगे, स्पीयरमैन का कंसेप्ट है वो बाद में आएंगे, बट देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया ना, एनार्किक थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी को किसने डिस्कवर किया है? पहला चीज यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्या है, मल्टीपल फैक्टर। पहले हमने पढ़ा वन फैक्टर, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर का बाद जब भी आता है तो आप याद रखना एक पर्सन का नाम जो कि लर्निंग टीचिंग बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने लर्निंग के ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट दिया था, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। तो इनका नाम है थॉर्नडाइक, ठीक है। सो दिस थ्योरी ये क्या कंसीडर्स करता है, इंटेलिजेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट एलिमेंट्स और फैक्टर। तो आपका इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करता है ना, बहुत सारे एकक के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, एक फैक्टर पे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो इनके अकॉर्डिंग टू हिम द माइंड इज ए होस्ट ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज। आपका जो दिमाग है ना, सोच लो, ठीक है, स्टोरी जैसा मान लो कि आपका एक दिमाग है, वो दिमाग बहुत सारा काम करता है ना, बहुत सारा काम करता है। तो दिमाग जब बाद आएगा ना, ऐसा बना देना दिमाग को, बटरफ्लाई बनाना जानते हो, ऐसा बना देना, दो आंखें बना देना दिमाग का, एंड इंटरेस्टिंग बनाते हुए वहां पे पॉइंट लिखते रहना, ठीक है। क्या है आपका दिमाग, एक साइड है, अच्छा आपका ना दो पार्ट है दिमाग में, ठीक है,
जानते हो आप लोग, एक राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। बॉडी का जो राइट पार्ट है, ये सपोज ये राइट है, तो ये आपका पूरे लेफ्ट पार्ट का जो बॉडी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करता है। ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। क्रॉस कनेक्शन है, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन है। आपका जो राइट पार्ट है, ये आपके आर्ट्स, ड्राइंग, कल्चर, इसके ऊपर है। जो आपका लेफ्ट पार्ट है, ये साइंस रिलेटेड होता है, ठीक है। थिंकिंग हम यहाँ से ज़्यादा करते हैं, इस पॉइंट से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ लेना, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप डायग्राम कर सकते हो जो कि इजी लगेगा। तो हमने बोला जितने भी एक्टिविटीज आपके माइंड में हो रहे हैं उसको हमने क्या बोला, फैकल्टीज बोला, फैकल्टीज बोला। क्यों? जैसे फैकल्टीज होते हैं ना कॉलेज में कि एवरी सब्जेक्ट के लिए एक एक फैकल्टी है, तो वैसे आपके दिमाग में छोटे छोटे पोर्शन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, जैसा हमने एग्जाम्पल में अभी दिखाया। तो बोला गया कि माइंड को अभी थिंक कर लो कि यहाँ पे एक इंसान जैसा है, माइंड एक इंसान जैसा है, ठीक है। वो मल्टीपल हैंड से बहुत सारे काम कर रहा है। सो द थ्योरी मेंटेन्स दैट from a man's ability to do one kind of work, we can infer absolutely nothing as to his ability to another kind of work. अभी बोलो, आप एक तरह का काम बचपन से करते आ रहे हो, तो क्या आप दूसरे तरह के काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। एक पर्सन सिर्फ एक ही टाइप का काम कर पाएगा, दूसरा काम नहीं कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक पर्सन नो डाउट दूसरे टाइप का काम भी कर सकते हैं। देखो, अभी देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। इफ ए बॉय इज गुड इन लिटरेचर, एक बच्चा लिटरेचर में बहुत अच्छा है, वी कैन जज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हिज एबिलिटी टू स्टडी केमिस्ट्री। आप उसको जज कर सकते हो कि वो लिटरेचर में अच्छा है तो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं होगा? हम जज नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई एम नॉट वेरी गुड इन जियोग्राफी, बट समथिंग हाउ अगर मुझे अभी इंडियन मैप के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं बोल सकती हूँ, क्यों? मैंने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मुझे बोला गया कि आई एम नॉट गुड इन जियोग्राफी बट आई एम गुड इन हिस्ट्री, तो क्यों ऐसा हुआ? आपके मुझे जज कर सकते थे कि ज्योग्राफी में अच्छी नहीं है तो हिस्ट्री में अच्छी नहीं होगी, हाँ। या फिर मेरा एमाइल अच्छा है तो क्या मैं मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी? हो सकते हो ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हम हो सकते हैं। मल्टीपल एरियाज में ये चीज वर्क कर रहा है, क्या है? मल्टीपल एरियाज में वर्क कर रहा है, मल्टीपल एरियाज में, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीपल फैक्टर थ्योरी मेंशन किया गया। मल्टीपल एरियाज में वर्क कर रहा है, इसलिए मल्टीपल फैक्टर थ्योरी मेंशन किया गया। दैट मीन्स जितने भी फैक्टर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं। देखो, अभी देखो यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस आता है इसके अंदर, जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट के अंदर। देखो, आप मल्टीपल फैक्टर पे काम कर रहे हो ना, तो ये है मल्टीपल फैक्टर। फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, हो सकता है जो भी आप डील करते हो। अच्छा, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करना जानते हो? जानते हो ऑलरेडी। सो दैट इज डील विथ पर्सन, तो इट इज कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। समाज में रहने के लिए जो बुद्धि का उपयोग आप करते हो, दैट इज कॉल्ड सामाजिक बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जो कि आप चीजों के साथ हैंडल करते हो, जैसे कि अच्छा, आज मुझे इतना खाना बनाना है लोगों के लिए, आज मुझे ये पढ़ाना है आप लोगों को, आज मुझे इस काम को करना है कंप्लीट ऑफिस में। तो ये पर्टिकुलर कुछ कुछ थिंक है जो कि हमें करना ही पड़ेगा अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके। सो दैट कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट अगर इंटेलिजेंस बोलूं, जो कि आप अपने वर्बल वर्बल सिंबल्स को यूज करते हो, मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करते हो कोई भी काम करने के लिए। सपोज वन पर्सन कैन आस्क अबाउट माय नंबर, ठीक है। आपको किसी ने पूछा मेरे नंबर के बारे में, तो क्या आप नंबर नहीं दोगे? तब आप नंबर जब दे रहे हो, आप अपने दिमाग में नंबर्स को ही काउंट करते हो ना, कि मैडम का नंबर ये था, तो नंबर्स को आपने काउंट किया। तो नंबर्स काउंट किया मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आ गया, ठीक है। आपके दिमाग में लैंग्वेज चलता है, नंबर्स चलता है, सिंबल्स चलता है, लोगों के इमेज आते हैं। कभी भी आप रात को सोए हो, किसी के बारे में सोचते हो, उसका चेहरा आंखों के सामने आता है। दैट मीन्स आंखों के सामने आना, आंखों में क्या आपने कोई रील छुपा के रखा है? ऐसा तो नहीं। दैट मीन्स वो आपके दिमाग में चल रहा है, सो दैट आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप का इंटेलिजेंस है जो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंडर आ जाता है। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, याद रखोगे। अभी देखो, स्पीयरमैन मैंने बोला था, पहले पढ़ा हमने मोनार्किक, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जैसे आपके माइंड में फिक्स हो जाए। पहले मैंने पढ़ाया यूनिटरी फैक्टर और मोनार्किक थ्योरी, उसके बाद यूनिटरी मतलब वन से ज्यादा, मल्टीपल मल्टी फैक्टर थ्योरी में आपको मैंने पढ़ाया। एनार्किक थ्योरी है। एनार्किक जब बात आता है तो मोनार्किक मतलब मोनो मीन्स एक था, एनार्किक मीन्स बहुत है। मल्टी फैक्टर थ्योरी, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स यूज होंगे, इंटेलिजेंस यूज होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। अब देखो, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी था,
किसने डिस्कवर किया? स्पीयरमैन ने। पॉपुलर थ्योरी में से एक है ये। इंटेलिजेंस का जितने थ्योरी पढ़ रहे हो ना, पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इंटेलिजेंस, इनका जो इंटेलिजेंस का थ्योरी है, उन्होंने क्या बोला? इट इज अ एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। अच्छा, कंस्ट्रक्ट करना, संरचना करना, संरचना, ठीक है। रचनात्मक सुने हो? किसी मतलब ये इतना विद्वान है, उसने ये रचना करके गया है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा जोड़ लो अपने सोसाइटी के साथ, तो इसको हम बोलते हैं क्या? संरचना। और रचनात्मक, रचनात्मक जिससे सबका भला हो या सबको थोड़ा सा हेल्प मिले, उसको हम रचनात्मक बोलेंगे, जिससे डिटेल सब कोई समझ सके। तो यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? इट इज अ एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। किसी को बनाना है, तैयार करना है, रेडी करना है, इसके लिए जो इंटेलिजेंस यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीयरमैन इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, स्पीयरमैन पर्पसेस, देखो पूरा स्टोरी जैसा दो चीज तो याद रह गया। अभी स्पीयरमैन ने 1927 में क्या किया? 1927 में यहाँ पे देखो दो फैक्टर है। बोला नहीं गया है कि दो फैक्टर के अंदर बहुत सारी चीज नहीं रह सकता, बोला गया दो फैक्टर है, बट दो फैक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया है, देखो। स्पीयरमैन 1927 proposes that intelligence consist of, क्या बोला उन्होंने? कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू एबिलिटीज, दो एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से इसको टू फैक्टर हमने बोला। वन एबिलिटी है जी, जनरल। एस क्या होता है? स्पेशल। जनरल एंड स्पेशल, जनरल टू स्पेसिफिक में मत भाग जाना, जनरल एंड स्पेशल दो फैक्टर हैं और दो एबिलिटीज है। कितने एबिलिटीज है स्पीयरमैन के? दो, जनरल है एंड स्पेशल है। अभी पहले जनरल क्या कहता है देख लो। जनरल फैक्टर्स, फैक्टर और एबिलिटी वर्क्स इन कंजक्शन विद द स्पेशल एबिलिटी। क्या है? ये दोनों मिल के काम करते हैं। कंजक्शन, कंजक, दैट इज जंक्शन, कंजंक्शन, कंजक्शन बोलते हैं। और भी क्या वर्ड है कंजक्शन, तो मेरा माइंड में आ रहा है कंजक्शन, सॉरी कंजंक्शन। वो कंजक्शन है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन मीन्स जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो रेलवे स्टेशन जुड़ता है या फिर जॉइनिंग पॉइंट होता है दो रोड्स का, उसको हम जंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन है। कॉन्जिक्यूटिव दो चीजें जब जुड़ते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास पास उपस्थित दो चीजें अगर जुड़ जाए, सपोज ए एंड बी, ए है एंड बी है, ये दोनों के अंदर अगर कनेक्शन हो गया तो हम बोलेंगे कंजंक्शन बिटवीन ए एंड बी। वैसे कंजंक्शन बिटवीन द जी एंड एस, तो जी ऑलवेज वर्क करता है किसके कंजंक्शन में? दैट इज विद द एस एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके इंटेलिजेंट जो एक्टिविटीज हैं, वहाँ पे फर्स्ट जो हमने चीजें जोड़ा, देखो क्या क्या है। बोला गया कि आपके एबिलिटीज में जनरली आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी थिंक करते हो, बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग, वी आर ह्यूमन बींग, सो लिटरली हमें तो थिंक करना ही है ना। जब भी आप थिंक करते हो, थिंक करने के साथ साथ जो आइडियाज आते हैं, दैट इज योर जनरल आइडिया। बट समटाइम in between this general idea some specific idea or spatial idea also evolved। ऐसे ही घूमते रहते हैं कुछ स्पेशल आइडिया, दैट इज स्पेशल आइडिया। there will be also a spatial ability which is related to such action, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या बोल रही हूँ। एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन हिंदी इज प्राइमरली ड्यू टू हिज जनरल इंटेलिजेंस। देखो हिंदी इज अ नॉर्मल सब्जेक्ट एंड स्पेशली हम हमेशा बोलते हैं, we speak Hindi in every occasion, every festival, every talking and every मतलब chatting also, in every chatting also, calling also, सब में आप हिंदी में बात करते हो गया। बट समटाइम्स इसको नहीं बोला गया है कि आप अगर हिंदी बोलते हो तो इन सम स्पेसिफिक पॉइंट पे आप कोई अदर लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो ना, अदर लैंग्वेज। सपोज वी नीड सम अदर लैंग्वेज rather than Hindi, we can choose English or Odia or any other language, okay। so इस टाइम पे हमने क्या बोला कि an individual performance in Hindi is primarily due to his general intelligence। आपका जनरल इंटेलिजेंस क्या है ना, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग हिंदी बोल लेते हैं। एंड पार्टली सम काइंड हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल लैंग्वेज भी हम सीखते हैं, स्पेशल एबिलिटी होता है। सपोज मैंने बोला यहाँ पे जनरल को हमने जी ले लिया, ठीक है, स्मॉल जी में डेजिग्नेट किया। एंड स्पेशल लैंग्वेज, एक स्पेशल लैंग्वेज आपको पता है, तो वो स्पेशल लैंग्वेज है S1, ठीक है। S1 सोच लो स्पेशल लैंग्वेज। अभी बोला गया कि S1 के साथ साथ आप इंग्लिश तो जानते हो, हिंदी भी जानते हो, तो इंग्लिश को हमने S1 दे दिया एंड हिंदी को हमने जनरल दे दिया, मतलब जनरल एबिलिटी में रख लिया। अभी बोलो और भी स्पेशल थिंग्स हो सकते हैं, है कि नहीं? आप और भी लैंग्वेज जान सकते हो, जैसे कि
आप लोगों को कितने लैंग्वेज पता है आप उसमें काउंट कर लेना। हिंदी को जनरल में रख लो, ठीक है? प्लस देखो, अभी हिंदी को मैंने जनरल में रख दिया, इंग्लिश को मैंने एक स्पेशल S1 दे दिया, मुझे अदर लैंग्वेज भी आता है, जैसे कि मैं उड़िया जानती हूँ तो S2, तो अदर लैंग्वेज और भी एक भी आता है, तो मैं बंगाली भी जानती हूँ तो S3, तो ये G प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? जनरल जो है वो जनरल रहा, बट स्पेसिफिक पॉइंट पे देखो, अभी बंगाली में आपको अगर मैं हमेशा पढ़ाऊं तो आप कुछ समझ पाओगे क्या? कंफर्टेबल नहीं होगा। ये मैं बंगाली स्टेट्स में या बंगाली पर्सन्स के साथ यूज कर सकती हूँ। ओडिया है, क्यों है? उड़ीसा में रहती हूँ तो ओडिया मुझे कंपलसरी करना पड़ेगा, तो ओडिया है एक लैंग्वेज, तो ये भी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो गया। जब इंग्लिश का बात आता है तो इंग्लिश नॉर्मली हर एक जगह पे यूज होता है, बट व्हेन यू गो टू आउटसाइड, जस्ट लाइक बिहार जैसे स्टेट में चले गए या बंगाल जैसे स्टेट में चले गए या झारखंड जैसे स्टेट में चले गए, सो आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर हिंदी स्पीकिंग स्टेट और बंगाली स्पीकिंग स्टेट ऐसे होते हैं, तो उस जगह पे आप इंग्लिश बोल पाओगे क्या? वहाँ पे रेंडमली कुछ एक आध पर्सन को या 10 पर्सन को इंग्लिश आता होगा। तो इसलिए लैंग्वेज को जो कि रेदर देन एक कॉमन लैंग्वेज से अलग हो उसको हमने स्पेशल ले लिया। अभी देखो कैसे मेंशन है, इसलिए एक लैंग्वेज के लिए हमने अगर हिंदी लिया है तो हिंदी के लिए जी ले लिया, स्पेशल लैंग्वेज जब भी आया S1, मैथ्स को यहाँ पे और एक एबिलिटी के हिसाब से देख लिया तो यहाँ पे हो गया S2। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं हो? इतना क्लियर हो? आप लोग समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, समझ रहे हो? मतलब देखो मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, 3 थ्योरी सिर्फ कंप्लीट हुआ है इसका, 3 थ्योरी, अभी 4th नंबर पे चलेंगे। ठीक है, थर्स्टोन्स थ्योरी, थर्स्टोन्स थ्योरी। अभी देखो, एनार्किक मल्टी फैक्टर था, मोनार्किक यूनिट फैक्टर था। एनार्की को थॉर्नडाइक ने निकाला, डिस्कवर किया। स्पीयरमैन को तो स्पीयरमैन ने ही डिस्कवर किया है। टू फैक्टर थ्योरी है, बट टू एबिलिटीज के हिसाब से, जनरल एंड स्पेशल। स्पेशल को स्पेशल के हिसाब से देखना, जनरल जो हर एक जगह के लिए कॉमन हो वैसा देखना। ठीक है, समझ गए? अभी थर्स्टोन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये जो थ्योरी निकला था, पता है, थर्स्टोन का थ्योरी थॉर्नडाइक एंड स्पीयरमैन की थ्योरी के बीच अटक गया। समझ आ रहा है? proposed by Thorndike, proposed by Thurston. This theory was discovered by or proposed by Thurston. It is midway between, ये किसके किसके बीच आया? Midway between the Thorndike's theory and Spearman's two factor theory. ये दोनों की थ्योरी के बीच में ये अटक गया या बीच में हैंगिंग हो रहा था, झूल रहा था। ठीक है, सो इनका जो पॉइंट था ना, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने फैक्टर्स बना दिए। देखो थर्स्टोन्स, यहाँ पे क्या मेंशन हुआ? ग्रुप फैक्टर। यहाँ पे बोला नहीं गया कि मल्टीपल फैक्टर, यहाँ पे बोला गया जो फैक्टर्स और या फिर जो एकक एक साथ मिल के काम करते हैं तो उनको हमने बोला ग्रुप फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर में क्या था कि एक से ज्यादा फैक्टर्स चाहिए हमारे लाइफ में कोई भी काम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट ग्रुप फैक्टर बोलता है कि हमें एक से ज्यादा एकक चाहिए एक साथ मिलके काम करने के लिए, सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ के एक ग्रुप बना के काम करने के लिए। समझ आया? अभी 4 थ्योरी है, 4 थ्योरी को पूरा माइंड में फिक्स करो। थर्स्टोन का जो पहला पॉइंट है, अभी देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने आएंगे, देखो कितना लिखी हूं मैं, टोटल यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं। बोलो कहाँ से पढ़ना है? ऊपर से पूरा स्टार्ट करते हैं, देख लो, काउंटिंग पहले करो। काउंटिंग में आएगा वर्बल कंप्रीहेंशन फैक्टर, पहला क्या है? वर्बल कंप्रीहेंशन फैक्टर। ठीक है, फिर आएगा वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, देन आएगा न्यूमेरिकल फैक्टर, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर। अभी हिंदी में भी अगर आप इंग्लिश वर्ड से यूज करो तो बेटर है, आप लोगों को फ्यूचर में समझने के लिए अच्छा रहेगा। इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, स्पैशियल नॉट स्पेशियल, स्पैशियल, स्पैशियल विजुअलाइजेशन फैक्टर, रटना पड़ेगा, इसको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेमोरी फैक्टर, डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। अभी बोलो कैसे याद रख सकते हैं? फिर से हमें शॉर्टकट पढ़ाना है, सॉरी शॉर्टकट बनाना है, टिप्स। तो V2, पहले V2 याद रख लो, या फिर V², V² भी याद रख सकते हो, V2 भी याद रख सकते हो। V2NP, V2NPISMDP। ठीक है, शॉर्टकट सीक्वेंस V2 और V² NPI। ठीक है, अभी देखो NPI तक चले गए, नीचे का दिख नहीं रहा है इसलिए मैं काट दी, थोड़ा सा दिखा रही हूँ। NPI SMDP, SMDP। ठीक है,
वी स्क्वायर एन पी आई एस एम डी पी। ठीक है, इतना पहले याद रखोगे। देखो, आप लोगों को ऑलरेडी मेरा नाम पता है ना? वी स्क्वायर तो पता ही है, वी स्क्वायर। ठीक है, एक दो चीज आते हैं, भर्बल भर्बल में ही रहेगा। एक है भर्बल कंप्रीहेंशन फैक्टर, एक है भर्बल फ्लुएंसी फैक्टर। फ्लुएंसी, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या करोगे? एक्सपांड करोगे। कोई भी चीज को एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए। जब फ्लुएंसी का बात होता है तो आप उसको एक्सप्लेन करते हो। अभी देखो, मैं बीच बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा बात करती हूँ तो फंबल करती हूँ, अटक जाती हूँ। मेरा मुंह क्या होता है, मैं बोलना चाहती हूँ बट अटक जाता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे फ्लुएंसी रहा नहीं, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, फ्लुएंसी मतलब नीट एंड क्लीन वे से एक्सप्लेन करना, कोई भी चीज को प्रोनाउंस करना प्रोडक्टिव वे से, प्रोडक्टिव वे से, उत्पादक रूप से किसी चीज को दोहराना, बताना। ठीक है, तो ये भी2 पहले याद रख लो, भर्बल कंप्रीहेंशन फैक्टर, भर्बल फ्लुएंसी फैक्टर। एनपी देखो, अभी नंदिनी प्रियदर्शनी दास आ रहा है, तो एन फॉर याद रख लो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जो मैथ्स करने के लिए हेल्प करता है, एरिथमेटिक पर्पस के लिए। पी फॉर परसेप्चुअल, किसी चीज को रिसीव करना है, ग्रहण करना है, उस लिए। अभी देखो, आई में आते हैं। आई में क्या है, आपको मैंने बताया था, इंडक्टिव डिडक्टिव, निगमन आगमन, निगमनात्मक आगमनात्मक। ठीक है ना? कन्वर्जन डाइवर्जन पढ़े थे ना, वही पॉइंट्स है। तो इंडक्टिव यहाँ पे है, तो लास्ट में डी था आपका। ठीक है, डी में आपका डिडक्टिव आएगा। फिर उसके बाद एस आया, एस फॉर स्पेशियल, जो कि आपके ऐसे कुछ शेप एंड साइज जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, बट वो चीजें हर एक जगह से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आपका, आपको अगर कभी भी बोला गया एक ट्री ड्रॉ करो, पेड़ बनाओ, तो आप हमेशा क्या करते हो? पेड़ को ऐसे कुछ बनाते हो, है ना? कुछ ऐसे पेड़ को ड्रॉ करते हो। कभी आपने क्वेश्चन किया क्या पेड़ है या पौधा है या झाड़ है या फिर घास है, कौन सा चीज हमें बनाना है? हमें कभी भी बोला जाता है पेड़ बनाओ, तो चलो भाई ग्रीन ऐसा है तो उसका शेप ऐसा ही होगा, जस्ट लाइक इसके क्राउन जैसे होंगे, इसको क्राउन कहते हैं। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये चीज को क्राउन कहते हैं। ठीक है, तो क्राउन ऐसे ही शेप का होगा। रोटेशन, आपको किसी ने बोल दिया कि तुम घूमो, गोल गोल घूमो, तो आप कैसे घूमते हो? देखना, आप हमेशा राइट टू लेफ्ट घूमते हो, लेफ्ट टू राइट घूमना आप लोगों को पसंद नहीं आता, आप हमेशा राइट टू लेफ्ट घूमते हो। वैसे कोई कोई चीजें होती हैं जो कि एक परफेक्ट वे से ही चलती हैं, रोटेशन उसका, उस चीज का आकार, वो एक परफेक्ट चीजों में ही रहता है। अगर आपको स्टार बोला गया, क्या आपने स्टार को एक्चुअल में देखा है कि शेप उसका क्या है? फिर भी आप ड्रॉ कैसे करते हो? ऐसे आप लोग ड्रॉ करते हो, दिस इज योर स्टार। तो ये चीजें हैं जिसको आप इमेजिन करते हो, एंड ये फिक्स रहता है, तो दैट इज स्पेशियल। इंडक्टिव में क्या होता है? परसेप्चुअल में याद रहा, किसी चीज को रैपिडली, देखो परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर है, तो रैपिडली किसी चीज को याद करना हो गया, एंड उसको ग्रहण करके ऐड करके और न्यू थिंग्स बनाना। जैसे कि मैं वर्ड्स बना रही हूँ, लेटर्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे न्यू वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं बना सकती हूँ। जितने स्पीडीली मैं कैप्चर करूंगी न्यू वर्ड्स को, उसी से मैं न्यू वर्ड्स और भी बना सकती हूँ। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फॉर 5 मिनट्स, ओनली फॉर 5 मिनट्स। म्यूट कर लो भाई, इको होगा वरना। स्पेशल हुआ। अभी देखो, आपको बोला क्या स्पेशल, और भी समझना है आपको। ठीक है, एक पजल रहेगा। ठीक है, पजल है, तो पजल को सॉल्व, मतलब सॉल्व करने के लिए यू नीड ए क्लू। आपको कुछ क्लू चाहिए, तो क्लू क्या है? ये यहाँ पे ट्राइंगल वाला शेप का ही चीज फिक्स होंगे, तो आप ट्राइंगल को ही सर्च करोगे। तो ये होता है स्पेशल, जहाँ पे शेप, साइज, रोटेशन, ये सब का पता चलता है। अभी देखो, मेमोरी फैक्टर है, एमडीपी लास्ट का आ गया, एसएमएमडीपी। एसएमएमडीपी, एम फॉर मेमोरी फैक्टर, मतलब जिससे आप रिपीटेडली क्या कर सकते हो? रिकॉल कर सकते हो, किसी चीज को याद कर सकते हो, मतलब आपको पहले से एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ रिपीट करके याद करना है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या कर सकते हो? जहां पे आप एबिलिटी यूज द जनरलाइज रिजल्ट्स करेक्टली, मतलब आपके पास जो रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी, जिसका रिजल्ट्स आपको पता है, आप बस उसको यूज करेंगे, आप बस यूज करेंगे। आपको याद रखना है डिड्यूस, डिडक्टिव, आप घटा रहे हो कोई चीज को एंड लास्ट रिजल्ट तक पहुंच रहे हो उसको फर्दर यूज करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप जानते ही हो, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहो, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, कितने पॉइंट्स पढ़े, याद रहा आपको? भी स्क्वायर, मैंने भी2 बोला या फिर भी स्क्वायर बोला, भी स्क्वायर एनपी, इतना तो याद रह जाएगा। वीएनपी आप बोलते हो या वीपीएन भी बोलते हो, तो वी स्क्वायर एनपी आई एस, बी स्क्वायर एन पी आई एस, एमडीपी।
ठीक है, क्या बोली मैं? भी स्क्वायर एम पी, देखो यहाँ पे शॉर्टकटली हम याद कर लेते फिर से, भी स्क्वायर एन पी आई एस एम डी पी, ये एम डी पी है, ठीक है, एम डी पी। अभी क्या है, पहला था वर्बल कंप्रीहेंशन, उसको आप क्या करोगे, एक्सपांड करोगे चीजों को। फिर क्या है, वर्बल कंप्रीहेंशन के बाद वर्बल फ्लुएंसी, वर्बल फ्लुएंसी छोटा छोटा पॉइंट से याद रखो, वर्बल फ्लुएंसी। एन फॉर न्यूमेरिकल, पी फॉर क्या होगा, परसेप्चुअल, परसेप्चुअल स्पीच, ठीक है। आई फॉर इंडक्टिव, तो इंडक्टिव के नीचे ही मैंने क्या लिखा है, डिडक्टिव, साथ साथ है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। एस फॉर स्पेशियल, जिसमें सेफ साइज होगा, रोटेशन होगा। एम फॉर यहाँ पे मेमोरी बेस्ड है, जिसको आप रिकॉल कर सकते हो, किसी को याद कर सकते हो। लास्टली पी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज टोटल कितना आपने पढ़ा, 4 थ्योरी पढ़ा। 4 थ्योरी में पहला था यूनिटरी थ्योरी और यूनिट फैक्टर थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी। दूसरा थ्योरी का नाम था आपका एनार्किक, मोनार्किक में एक फैक्टर है तो एनार्किक में बहुत सारा, तो ये हो गया आपका मोना एनार्किक थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तीसरा थ्योरी था स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें था जनरल एंड स्पेशल एबिलिटी, जनरल एंड स्पेशल एबिलिटी। इसके बाद आया बहुत सारा फैक्टर जो कि एक साथ काम करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप फैक्टर थ्योरी। किसका, थर्स्टोन का, थर्स्टोन का। तो थॉर्नडाइक ने डिस्कवर किया था आपका कौन सा, एनार्किक थ्योरी। तो एनार्किक थ्योरी एंड स्पीयरमैन फैक्टर के थ्योरी के अंदर जो बीच में लटका हुआ है, झूलता है, वो कौन है, थर्स्टन थ्योरी और थर्स्टन मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। उसके बाद मल्टीपल फैक्टर में इतने सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, बस उतना जान लो। इसके बाद जो थ्योरीज हैं आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर, ठीक है। एंड इस ये थ्योरीज तो छोटे छोटे से हैं, ये हो जाएगा कंप्लीट। जहाँ पे गिलफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी है गिलफोर्ड का वर्नर्स हायरार्किकल थ्योरी, वो बहुत ही रेयर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो कि और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जब होगा, जब टेस्ट का बात आता है, आपके पेडागोजीज में भी ये यूज होंगे टेस्ट मटेरियल्स। इसके बाद इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो कि आईक्यू जिसको बोला जाता है। आईक्यू का आप अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, एमए प्लस सीए इनटू एमए डिवाइडेड बाय सीए इनटू 100, यही चीज सिस्टम है। एमए होता है आपका मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो आपका रियल एज होता है, जिस एज में आप हो, वो होता है आपका रियल एज, ठीक है। एंड आप जैसे व्यवहार करते हो या बिहेव करते हो, वो होता है आपका मेंटल एज। तो ऐसे अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, इतना करने से आपको आईक्यू मिलेगा। तो आईक्यू का अगेन रेंज है, ये आपका टेबल यहाँ पे गिवन है। टेबल के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि कौन से लेवल में क्या रहता है, कौन से बच्चे डल है, इम्बेसाइल, मोरन है, एवरेज है, सुपेरियर, गिफ्टेड चाइल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना रहना है। एंड ये लास्टली लिमिटेशन, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स जो भी है, लिमिटेशंस एंड यूजर्स, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, इतना करने से ये पूरा खत्म होगा, जो कि कल पढ़ेंगे आगे।